अगर आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई आप अपने बच्चे को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो जो भी दवाइयाँ आप दे रहे हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, मतलब या तो वो एपिलेप्सी रोकने के लिए है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिन बच्चों के सेरेब्रल पॉल्सी है और सीजर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि उस सीजर को रोकना है, और बच्चे को 1 दवाई, 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई, कभी कभी 5 से 6 दवाई तक भी दे दी जाती है। वो सारी की सारी दवाइयाँ ब्रेन में जाके ब्रेन को ही, एक्टिविटी को ही स्लो कर रही हैं ताकि सीजर नहीं आए। बट अगर सीजर का सही से इवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो उस केस में आप कितनी भी दवाइयाँ दें, उससे जो नुकसान है वो ज़्यादा है, और बच्चे की डेवलपमेंट पे जो फ़र्क पड़ेगा वो भी है, और साथ में ये भी है कि सीजर्स भी नहीं रुक रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब है। तो अगर बच्चे को एपिलेप्सी आ रही है तो आप सोचें, या डॉक्टर्स जो हैं उनसे पूछें कि ये एपिलेप्सी किस टाइप की है, क्यों आ रही है, क्या इसकी बेस्ट मेडिकेशन है, कैसे मैं एपिलेप्सी के साथ साथ ब्रेन की जो वेव है, जो करंट है, उसको भी ठीक करूं अगर उसमें प्रॉब्लम है तो, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में हैम्पर ना रहे। तो आपके लिए हालांकि एपिलेप्सी इम्पॉर्टेंट है, बट बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो उतनी ही दवाइयाँ खाएं जिससे उसका डेवलपमेंट फ्यूचर में हैम्पर ना हो। और किसी कारण से अगर उसको बहुत दवाइयाँ चल रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलके उसकी एपिलेप्सी की इवैल्यूएशन करा के उसकी दवाइयों को कम से कम पे रखें। नेक्स्ट दवाइयाँ जो हम देते हैं वो टोन के लिए होती है। ज़्यादातर जो टोन की दवाइयाँ हैं, अगर बच्चे का टोन बढ़ा हुआ है तो दवाई नहीं समझती कि कौन सी मसल पे काम करना है, और अंदर में भी मसल है बॉडी में और बाहर में भी मसल है। तो बहुत सारी जो टोन की दवाइयाँ हैं उससे अंदर का टोन कम हो जाता है, बच्चे में रिफ्लक्स बढ़ सकता है, खाने की समस्या, चबाने की समस्या बढ़ सकती है, और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। इससे बच्चे का वज़न और बच्चे का डेवलपमेंट पीछे हो सकता है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा समय वो दवाइयाँ ना दें, क्योंकि बच्चों को उससे नुकसान हो सकता है। और उसके ऑल्टरनेटिव में बच्चों का टोन करने के लिए आप स्ट्रेचिंग जो आपको बताई गई है, या मसल की स्ट्रेंथ की बातें जो बताई गई हैं, आप उस पर काम करें। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ दवाइयाँ जो हैं वो विटामिन्स और कैल्शियम और ये सारी दवाइयाँ हैं। तो जो बच्चे चल नहीं रहे हैं उनके बोन में कैल्शियम कम डिपॉजिट होता है, उनके बोन में फ्रैक्चर होने का चांस रहता है, इसलिए आपको रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी बच्चे को देना है। जो बच्चे न्यूट्रिशन खाना नहीं खा रहे हैं, अगर सिर्फ दूध पे हैं, उनमें विटामिन की कमी हो सकती है, तो उनमें आप रेगुलर विटामिन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं कि बच्चों का कोई हीमोग्लोबिन या उस टाइप में कोई समस्या तो नहीं है, तो डॉक्टर्स उसके लिए भी बच्चे को जो ज़रूरत सप्लीमेंट्स है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो बच्चे को रेगुलर चलाने की ज़रूरत होती है। बहुत समय में कोई अगर कॉमर्शियल आपको बोले कि ऐसा करने से ब्रेन तेज़ हो जाता है, या फ़िश ऑयल, या ये सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और जिन बच्चों को ब्रेन में डैमेज हो चुका है उसके जिसका बाकी का ब्रेन सही है, ब्रेन का स्टिमुलेशन दवाई से ज़्यादा एक्टिविटीज़ से होता है। आप जितना एक्टिविटीज़ करेंगे उतना ही ब्रेन का स्टिमुलेशन होता है। तो सेरेब्रल पॉल्सी में स्कूल का क्या रोल है? तो जैसा कि मैंने बोला कि सेरेब्रल पॉल्सी एक कंडीशन है जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टिमुलेट करना है। तो बच्चे के सेशंस और उसकी स्ट्रेचिंग और उसकी स्ट्रेंथिंग के साथ साथ अगर उसको अर्ली प्ले ग्रुप में डाल दिया जाए ताकि बच्चे और बच्चों के साथ मिक्स हो पाएँ, तो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। और कभी कभी वो अपनी बच्चे जो हैं हमारे जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है वो उम्र से 1 साल 2 साल पीछे भी चल रहे हैं, तो भी उनको प्ले ग्रुप में डाल के स्टिमुलेशन होना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को जितनी जल्दी स्कूल में इंटीग्रेट कराया जा सके आपको कराना चाहिए। अगर बच्चे बैठने चलने की स्टेज पे आ गए हैं तो स्कूल में जितना वो चलेंगे उतनी ही एक्सरसाइज होगी, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि उनका पोस्चर सही है, उनके पैर जो हैं सही तरीके से पड़ रहे हैं। तो वो जो आपके डॉक्टर हैं वो इस बारे में बता सकते हैं कि बच्चे के लिए और कोई स्प्लिंट की ज़रूरत है कि नहीं है, चलने में कोई और सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं। जो बच्चों को चलने में सपोर्ट लग रहा है स्कूल को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो स्कूल्स में ऐसा होना चाहिए कि अगर स्टेयर्स पे जाना है या
कुछ ऐसी डिवाइसेस हों जो बच्चे को हाइट पे जाने में हेल्प कर सके, टॉयलेटिंग में बच्चे को हेल्प कर सके, बैठने में अगर हेल्प चाहिए। तो जो हमारे बच्चे हैं जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है, उनको थोड़ी बहुत हेल्प के साथ स्कूल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्कूल में फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे की स्पीच, बच्चे को जो कम्युनिकेशन, बच्चे को जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो बच्चे को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग 3 साल से ऊपर है और बच्चा इतना मोबाइल हो गया है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पाए, तो स्कूल में या प्री स्कूल में इंटीग्रेट करना चाहिए। और हर स्कूल में कोशिश करनी चाहिए टीचर्स को कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बच्चे को दे सकें, और बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी इसमें। और 4 साल के बाद बच्चे में ये फीलिंग आने लगती है कि हम और बच्चों से अलग हैं, और उससे बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे बिहेवियर बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो आपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह है और ट्रेनिंग है जो पेरेंट्स की और स्कूल की हम इस बारे में करा सकते हैं, जो आपके डॉक्टर के पास अवेलेबल रहेगी। और मेरा ये मानना है कि बच्चे को जितना ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे उतना अच्छा है, बट सपोर्ट के साथ, और उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो ना टूटे। और लॉन्ग टर्म गोल यही है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है कि लॉन्ग टर्म गोल लेने में टाइम ज़्यादा लगे, थोड़ा स्लो रहे, बट एज़ लॉन्ग एज हम मिल के साथ में काम कर रहे हैं तो बच्चों में अच्छा रिजल्ट आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एपिलेप्सी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे को सीजर्स आते हैं, और इसमें मैं एपिलेप्सी की सारी बातें क्लियर करके बताऊंगा आपको। और मेरे ख्याल से बच्चों को खासकर अपने बच्चे को अपने सामने फिट होते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चिंता विषय होता है, और बहुत सारी चिंताएं मन में आती हैं कि ब्रेन डैमेज हो जाएगा कि नहीं, और कैसे ही क्या करें कि सीजर दोबारा ना आए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं। वो सारी बातें इस प्रेजेंटेशन में आपको बताई जाएंगी, प्लस आपको बताया जाएगा कि सीजर आए तो क्या करना चाहिए। और हम जीनियस लेन में एक्यूट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे को सीजर आ रहे हैं जो लंबे हैं तो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो सकता है। उसके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जो हर हॉस्पिटल में पता होते हैं। हमारे यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट सर्विस मिलती है, जिसका मतलब यह है कि अगर बच्चे में सीजर प्रॉब्लम है तो हम आपको बताते हैं कि क्यों है, और उसके लिए कौन सी दवाई सही रहेगी, और कम से कम दवाई में हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो सीजर और एपिलेप्सी दो अलग चीज़ होती है। एपिलेप्सी का मतलब होता है कि आपके ब्रेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको बार बार सीजर आ सकता है। जब हम बच्चे को देखते हैं और बच्चे को एक से ज़्यादा सीजर आया होता है तब हम बोलते हैं कि शायद उसमें एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी समझने के लिए उस समय क्या हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। EEG MRI से एपिलेप्सी डायग्नोस नहीं होती। उससे ये पता चलता है कि एपिलेप्सी किस टाइप की है और कौन सी दवाई देनी है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ बच्चे में हो रही है, जिसको हम झटके कहते हैं, अगर उसकी वीडियो मिल जाती है तो हमें बहुत क्लियर मिल जाता है कि एक्चुअली बच्चे में क्या हो रहा है। सीजर बहुत प्रकार के होते हैं और हर सीजर में अलग अलग दवाइयाँ बनी हुई हैं। इसलिए अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपको बच्चे की सीजर में क्या हुआ, कितना देर हुआ, सीजर होने से पहले क्या हुआ, उस समय आँख में क्या हो रहा था, चेहरे में क्या हो रहा था, हाथ में क्या हो रहा था, पैर में क्या हो रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था कि नहीं, सीजर सोते में आता है, जागते में आता है, ये सारी बातें मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके मैं आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आपके पास वीडियो वाला कैमरा है तो आप ज़रूर बच्चे की वीडियो ले लें। जो बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनकी MRI और EEG करते हैं। MRI करने के पीछे कारण ये होता है कि जो सीजर हो रहा है वो जनरली ब्रेन से निकलता है, और अगर आप सोचें तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और ब्रेन में हर एक पार्ट अलग अलग चीज़ करता है। तो ये ब्रेन के सामने वाला स्ट्रक्चर है, ये बीच का स्ट्रक्चर है, पीछे वाला स्ट्रक्चर है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है।
अगर किसी एरिया का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है या किसी एरिया में कोई डैमेज हुआ है तो कभी कभी सीजर वहीं छोटी सी जगह से निकलता है। तो एमआरआई देखने से हमें समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एमआरआई एक नई चीज़ है जो पिछले 20-25 साल में डेवलप हुई है और भी डेवलप हो रही है, मगर वो ब्रेन के छोटे से छोटे जो स्ट्रक्चर हैं वहाँ तक पकड़ लेती है, बट बहुत छोटे अगर कोई चेंज है या अगर ब्रेन की करंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको नहीं पकड़ पाती। तो एमआरआई अगर नॉर्मल रहती है इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे में सीजर नहीं आ सकते। एमआरआई नॉर्मल मतलब यह है कि बच्चे में कोई डैमेज या ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सीजर एक अलग चीज़ है। अब सीजर क्या है तो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये आप जो लाइन देख रहे हैं, छोटी छोटी लाइन देख रहे हैं, इसको ईईजी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेन में जो बोलने का एरिया है उसकी ईईजी अगर मैं उसकी करंट को देखूं तो उसकी करंट ऊपर नीचे, ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होगी, मतलब उसमें एक्टिविटी हो रही है। तो ब्रेन में दो तरह का करंट होता है, एक रेस्टिंग करंट और एक एक्टिविटी करंट। तो जब हम ब्रेन की ईजी देखते हैं और बच्चे को सुला के ईजी करते हैं तो हम रेस्टिंग ब्रेन में क्या चल रहा है वो देखना चाहते हैं। और मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ कि स्लीप ईजी चाहिए, या मैं बोलता हूँ कि ठीक है एक्टिविटी की ईजी चाहिए। तो ब्रेन में बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी चल रही है सिर्फ वही बताता है कि ब्रेन में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और ईजी में कभी कभी रिपोर्ट में आता है कि एपिलेप्सी हो सकती है या एपिलेप्सी नहीं हो सकती है, बट एपिलेप्सी का डायग्नोसिस उस वीडियो से होता है, उस क्लिनिकल वीडियो से होता है। और ईजी सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन होता है कि किस टाइप की एपिलेप्सी है, कौन सी दवाई देनी है। तो कभी अगर आपको बोला गया है कि ईजी में एपिलेप्सी है इसलिए दवाई देनी है तो वो गलत बात है। और अगर बच्चे में बार बार झटके आते हैं सिर्फ तभी रेगुलर दवाई देनी चाहिए। तो ईजी में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए कमरे में 10 लोग हैं और अगर उनका ईजी किया जाए तो उसमें से 3-4 लोगों की ईजी एबनॉर्मल आ सकती है, और वो एबनॉर्मल ईजी वाले लोगों को कभी झटके नहीं आएंगे, और बाकी जो 6-7 लोग हैं उनकी ईजी नॉर्मल आ सकती है और उनको झटके आ सकते हैं। इसलिए ईजी के बेसिस पे एपिलेप्सी का डायग्नोसिस नहीं होता है, उससे एपिलेप्सी का क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि आपके बच्चे के ब्रेन में एनकेफेलोपैथी है। इसका मतलब यह है कि जो रेस्टिंग ब्रेन है वो सही से रेस्ट नहीं कर रहा है और सब समय उसमें जो वेव्स हैं, इसमें जैसे आप देख रहे हैं वेव बहुत ऊपर नीचे, बहुत कोआटिक पैटर्न बता रहे हैं, बहुत ऊपर नीचे हैं। तो अगर ब्रेन में मुझे ऐसा पैटर्न मिलता है तो उसका इलाज अलग होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे में जो झटके आ रहे हैं वो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है कि ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है। इसको हम एनकेफेलोपैथी कहते हैं। अगर एनकेफेलोपैथी को ट्रीट नहीं किया गया, मतलब ब्रेन की ईजी को ठीक नहीं किया गया, तो बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा, पीछे हो जाएगा और बच्चे में प्रॉब्लम जो है वो बहुत लंबे टर्म पे जाती है। तो ऐसे झटकों को हम लोग दूसरी दवाइयों से ट्रीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग दवाइयों से ट्रीट करते हैं, कम समय तक ट्रीट करते हैं। और अगर मैंने आपको बोला है कि बच्चे में एनकेफेलोपैथी, इसका मतलब ये है कि बच्चे में रेस्टिंग ब्रेन जो है वो बहुत सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई वेव्स बना रहा है, और उस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मेरे पास बच्चे को एपिलेप्सी की शिकायत लेके आते हैं तो मुझे बच्चे की वीडियो या डिस्क्रिप्शन ऑफ एपिसोड जो हो रहा है वो चाहिए होता है, और मैं अक्सर एमआरआई और ईईजी देखता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि बच्चे में किस टाइप की एपिलेप्सी है। सिर्फ ये कहना कि बच्चे को झटके आते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि झटके की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और हमारे यहाँ पे कोशिश ये होती है कि हम एक दवाई से या कम से कम दवाई से बच्चे को ठीक करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपिलेप्सी की दवाई काम कैसे करती है, क्योंकि एपिलेप्सी की दवाइयाँ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो जब झटका आ रहा है तब, और दूसरा जब झटका नहीं आ रहा है और रोज खाने वाली दवाई। तो एक्चुअली झटका क्या है? झटके का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपना हाथ उठाया, तो मैंने जब अपना हाथ उठाया तो मेरे ब्रेन में करंट गई जो मेरे हाथ को बोली कि हाथ उठ जाओ। अगर मेरे दिमाग में कहीं पे कोई डैमेज है, जैसे मेरे ब्रेन में कहीं से कोई मान लीजिए यहाँ पे डैमेज है, तो यहाँ से करंट अपने आप निकलती रहेगी, सब समय निकलती रहेगी। और कभी कभी उस करंट को लूप मिल जाता है, एक ऐसा लूप मिल जाता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट में लूप मिल जाता है,
तो वो करंट पूरे ब्रेन में फैल जाती है। तो ब्रेन के जितने एरियाज हैं वो अपने आप स्टिमुलेट हो जाते हैं। आंख स्टिमुलेट हो जाती है, ऊपर हो जाती है, स्टिल हो जाती है। आदमी जो है उसका ध्यान जो है कंसंट्रेशन नहीं रहता है, अज्ञान हो जाता है। हाथ और पैर अपने आप झटके देने लगते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं, कभी झटके देते हैं, मुंह से झाग निकलती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसलिए हो रही क्योंकि करंट अपने आप निकल रही है। अब उस करंट को रोकने के लिए हम लोग जो दवाई देते हैं वो नर्व को जाके बंद कर देती है। वो ये नहीं पता करती कि कौन सी नर्व को बंद करना है, वो सारी नर्व को बंद कर देती है। इसलिए उस दवाई को खाने से बच्चे जो है वो बेहोश रहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा सोए रहते हैं, फिर वो अपने आप धीरे धीरे करके रिकवर कर जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि जितनी भी ब्रेन की दवाइयां हैं जो झटके रोकती हैं वो जाके नर्व पे काम करती हैं, और कभी कभी वो सारी नर्व्स पे काम करती हैं, 1 या 2 पे नहीं, सारी पे काम करती हैं। तो जब हम एपिलेप्सी की दवाई देते हैं तो उसको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक जो पूरे ब्रेन के लिए हो और एक जो खास उस एरिया के लिए हो जहाँ पे डैमेज है। तो आप खुद सोच लें कि अगर किसी बच्चे को पूरे ब्रेन के लिए दवाई दी जा रही है तो होता क्या है कि जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक कोई करंट है, तो करंट जो है वो ऐसे जा रही है। अगर ऐसे गई तो अगर यहाँ तक पहुंची, उसका एम्पलीट्यूड अगर यहाँ तक पहुंचा तब वो झटका आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर दवाई देने से क्या होता है कि वो जो एम्पलीट्यूड होता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब करंट को बहुत हाई होना पड़ेगा तभी झटका आएगा। तो जब हम रेगुलर दवाई देते हैं तो उसका सिर्फ यही फायदा होता है कि जो ब्रेन का कॉज है वो हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बच्चे को जो झटका आप देखते हैं वो ना आए। अंदर में फिर भी वो करंट छोड़ता रहता है मगर वो झटके में कन्वर्ट ना हो सके। तो हमारे जो बच्चे हैं, कभी उनकी तबीयत खराब हुई, कभी उनको बुखार हुआ, या वो लंबा जगे, या वो बहुत थके हुए हैं, तो वो दवाई का जो ऊपर बाहर चला जा रहा है वो नीचे आ जाता है और बच्चे को फिर झटके आ जाते हैं। इसलिए दवाई देने का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को कम से कम झटका पहुंचे और झटका ना आए। मगर फिर भी अगर बुखार है या बच्चा थका हुआ है या सोया नहीं तो झटके आ सकते हैं। जब हमारे पास बच्चे को लेके आते हैं कि साहब बच्चे को झटके आ रहे हैं, बच्चे को तो हम एक समय में एक दवाई शुरू करते हैं, और वो दवाई शुरू करने के लिए हमें समझना पड़ता है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, ईजी में क्या दिख रहा है, एनकेफेलोपैथी है कि नहीं, बच्चे की अंडरलाइंग प्रॉब्लम कोई है कि नहीं, एमआरआई में क्या चेंजेस हैं। वो झटके कम से कम दवाई में बंद करने का मेरा मकसद ये रहता है कि अगर मैं बहुत दवाई दे दूंगा तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं होगा। तो आपके बच्चे को अभी तो झटके रुक जाएंगे 2-3 दवाइयों से, मगर बाद में 4-5 साल बाद आप देखेंगे कि बच्चे में डेवलपमेंट पीछे होता चला गया है। और वैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं। खासकर हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लखनऊ में दवाइयों का चलन ज़्यादा है और ज़्यादा दवाइयाँ कभी कभी दी जाती हैं, और एपिलेप्सी का कौन सा सब टाइप है, कौन सी डायग्नोसिस है, कौन सा सिंड्रोम है, वो नहीं पता। तो आपको ये समझना है कि वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे को सिर्फ उतनी दवाई मिलनी चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा मिलती है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई बच्चों को झटका आ रहा है तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, या तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ब्रेन डैमेज कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हार्ट से ब्लड मेरे ब्रेन को जाता है, अगर किसी कारण से हार्ट का ब्लड ब्रेन पे नहीं जाता है तभी ब्रेन डैमेज होता है। जब झटका आता है तो हार्ट काम करता है, ठीक है। अक्सर बच्चे के मुंह के अराउंड लगता है कि हाँ ऑक्सीजन कम हो गया है, या मगर उससे लॉन्ग टर्म ब्रेन डैमेज उससे नहीं होता। बहुत सारे बच्चों में हमने देखा है, पिछले 50-60 सालों से ये रिसर्च चल रही है, जिनमें बहुत लंबे झटके आते हैं, बुखार के साथ 1 घंटे के झटके आ गए, मगर बाद में वो नॉर्मल हो गए बच्चे। तो ये आप इस बात से नहीं घबराएं कि बच्चे को झटका आ रहा है तो उस बच्चे के ब्रेन में डैमेज हो जाएगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना है। समझना है कि क्या हो रहा है और कोशिश करनी है कि झटका ना आए, और एक बैलेंस रखना है कि इतनी दवाई ना दे कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं रुक जाए। ये बहुत बारीक लाइन होती है जिसमें हम काम करते हैं। इसलिए अगर आप बहुत परेशान होते हैं, बच्चे को बहुत दवाई दे देते हैं, तो एक्चुअली बाद में बच्चे को प्रॉब्लम होगी, ये हम नहीं चाहते। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे को झटका आ रहा हो तो क्या करना है। झटके 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें बच्चे का ज्ञान चला जाता है
अज्ञान हो जाता है और वो गिर जाता है, या लेटा हुआ है तो लेटा रहता है और हाथ पैर झटका मारने लगते हैं, आंखें चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग निकलने लगती है। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, अगर अंधेरा है तो आप लाइट जला लें और बच्चे को सेफ रखें। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा बिस्तर से गिर जाए, उसको चोट लग जाए तो डबल प्रॉब्लम हो जाएगी, या किसी चीज़ से टकरा जाए। तो सेफ का मतलब है कि बच्चा अगर छोटा है आप उसको उठा सकते हैं, तो आप उठा के उसको ऐसी जगह रख दें जहाँ वो सेफ हो। उसके सर के नीचे तकिया लगा लें और थोड़ा सा बच्चे को साइड कर लें, ताकि उसके मुंह से अगर झाग निकल रही है तो वो गले में नहीं जाए, वो साइड से निकल जाए। जब आप साइड करें तो जिस साइड आप कर रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड आप कर रहे हैं, तो उस साइड का जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड उठा लें, मोड़ लें, बच्चे को ऐसे मोड़ लें, मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ उसका, और पैर को ऐसे कर लें ताकि साइड में बच्चा जो है वो लेटा रहे और झाग जो है वो मुंह से निकलती रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइट जला लें ताकि आप समय देख सकें कि कितना देर तक झटका हुआ। अगर आपके पास वीडियो वाला फ़ोन है तो आप उसको वीडियो कर लें, और अगर वो रूटीन से अलग है या पहली बार आ रहा है तो ज़रूर वीडियो करें, बट अगर रूटीन है तो बार बार वीडियो नहीं करने की ज़रूरत है। उसको सेफ लेटा दें और टाइम देखें कितना देर झटका चला। 70 से 80% झटके जो होते हैं वो विद इन 5 मिनट्स रुक जाते हैं। हाँ, तो अभी आपने वीडियो में देखा जो हम यहाँ पे यूके में यूज़ करते हैं, कि सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है। दूसरी बात है, झटका अगर 5 मिनट से ऊपर जा रहा है तो फिर हमें आपको एक सीजर केयर प्लान मिलेगा। अभी तक आपको मैंने लखनऊ में नहीं दिया हुआ है, मगर हर बच्चे जिसको एपिलेप्सी है उसको सीजर केयर प्लान मिला है, जिसमें एक पन्ने में ये लिखा रहेगा बच्चा क्या डायग्नोसिस है, क्या दवाइयों पर रेगुलरली है, और अगर कोई झटके के समय घर पे कोई दवाई दे सकते हैं तो क्या डोज होगा वो। उसको देने का भी एक वीडियो है, वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि बच्चे को दवाई कैसे देनी है। उसका प्रिंसिपल सिर्फ ये है कि पहली बात, आप घबराएं नहीं। अगर आप बहुत घबराए रहेंगे तो दवाई आप दे नहीं पाएंगे। तो बच्चे को जैसे मैंने बताया साइड में लेटा लेना है, मुंह को हल्का सा खोलना है, अंदर की तरफ दवाई को डाल देना है जो डोज में बताया जाएगा आपको, और हल्का सा गाल को मसाज कर देना है। ये दवाई पेट में नहीं जाती है, ये दवाई मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर बच्चे को 5 मिनट झटका आता है तभी देना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 70 से 80% झटके में दवाई नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपने दवाई दी तो उसके बाद बच्चा जो है वो सोएगा। झटका सिर्फ, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी झटका है, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि जितना देर हाथ पैर चला। बच्चा अगर 1 घंटा सो रहा है तो ये नहीं बोलेंगे बच्चे को 1 घंटा झटका है। झटके के बाद बच्चे सोते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और फिर अचानक से जब आप दवाई देते हैं तो जो एक्टिविटी के सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए बच्चा सोता है लंबा। अगर आपको सीजर केयर प्लान मिला है जिसमें बच्चे को आपको दवाई देनी है मुंह के अंदर झटके के समय, और आपने एक दवाई दे दी है, एक डोज दे दिया है, और झटका नहीं रुका है, तब आपको जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ ले जाना है। उसमें भी पैनिक नहीं करना है। आपके पास जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जो आपको सही लगता है उससे आप पहले से बात करके रख लें कि साहब मेरे बच्चे को झटका आता है, अगर लंबा झटका आया तो मैं लेके आऊँगा, और उसमें इंजेक्शन वाली दवाई देनी होती है। तो जो इंजेक्शन वाली दवाई वहाँ पे लगेगी नहीं लगेगी, रात में वो सुविधा उपलब्ध है नहीं उपलब्ध है, वो अपना आप बात करके रखिए। उसमें हमारा रोल नहीं होता है, क्योंकि मेरा सिर्फ इतना रोल है कि बच्चे में अगर झटका आ रहा है तो मैं उसको लॉन्ग टर्म में ठीक कर दूं, बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं हो। हमने कोई हॉस्पिटल नहीं खोला वहाँ पे कि बच्चा अगर रात में 2 बजे झटका आया तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज मत कीजिए कि बच्चे को झटका आ रहा है, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास, मैं बाहर रहता हूँ और वो सुविधा नहीं है। अब बच्चे को जो दवाई दी जाती है, जो भी बच्चे को, अगर मैं दवाई शुरू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि वो दवाई कम से कम 2 साल चलती है पिछला झटका के बाद से। थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी चेंज हुई है। 20 साल पहले क्या होता था कि दवाइयाँ 5 साल तक चलती थी, अभी 2 साल के बाद हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और जब हम रोकते हैं तो रोकने से पहले हम EEG करके नहीं देखते हैं जनरली, या ब्लड टेस्ट करके नहीं देखते, कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें पहले लोग करते थे, अब वो सारी चीज़ें बदल रही हैं और उसके ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा एविडेंस हैं, तो अब वो चीज़ें हम नहीं करते। इसलिए आप घबराएं नहीं अगर हमारी प्रैक्टिस और लोगों से अलग है, क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं जो यूके में करते हैं और जो स्टैंडर्ड है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दवाई मिस नहीं हो। बच्चे को अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, डायरिया वो सब हो रहा है तो
भी बच्चे की दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। दवाई मिस होगी तो बच्चे को झटके आ सकते हैं। बच्चे को अगर बुखार आएगा, उसकी तबीयत खराब होगी तो बच्चे को झटके आ सकते हैं। तो जिन बच्चों को, बच्चे स्टेबल हैं, दवाई पर हैं, झटके नहीं आ रहे हैं, मगर तबीयत खराब हुई, बुखार आया, तो उसमें घबराना नहीं है, वो नॉर्मल सी बात होती है। और दवाई को देने का ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया कि 2 साल होता है पिछले झटके के बाद से। तो अगर 2 साल झटके नहीं आते तो हम दवाई बंद करते हैं। दवाई बंद करने का कार्यक्रम ये होता है कि कोई भी दवाई तुरंत बंद नहीं की जाती। लॉन्ग टर्म दवाई होती है, उसको बंद करते हैं 6 हफ्ते से 2 महीने में। तो जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो 4-5 दवाइयों पे हैं या 3-4 दवाइयों पे हैं, जो स्टेबल नहीं है, जो मैंने बोला कि नहीं साहब ये दवाई बंद करनी है, प्लीज़ अचानक से बंद मत कीजिएगा। मैं अक्सर बता के बोलता हूँ कि थोड़ा सा सुबह बंद कीजिए, शाम का मत बंद कीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद शाम का बंद कीजिए, फिर सुबह का नहीं बंद कीजिए। तो उसका एक तरीका होता है। जनरली अगर आपको वो ना समझ में आए तो आप पूछ लेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिख के भी मिल जाए कि दवाई कैसे बंद करनी है। जब आप दवाई बंद करते हैं तो कभी कभी दवाई बंद करते समय बच्चे को झटके आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रेन अभी रेडी नहीं है दवाई बंद करने के लिए। उस केस में हम वापस जितना दवाई का डोज था उसी पे चले जाएंगे और फिर से 2 साल कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए दवाई बंद करने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दवाई है, ब्रेन पे दे रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। हो सकता है कि बच्चे को दवाई की ज़रूरत ना हो। तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई दवाई को आप बंद करें धीरे धीरे करके और बच्चों को झटका आ गया तो कोई बात नहीं है, हमें एटलीस्ट पता चल गया कि अभी 2 साल अभी और देना है। बट अगर आपने कोशिश ही नहीं की, बंद नहीं किया, तो फिर हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको दवाई अननेसेसरी चले। अक्सर पेरेंट्स के मन में ये बात रहती है कि भाई मेरे बच्चे को झटका आ रहा है तो लाइफ लॉन्ग आएगा या लाइफ लॉन्ग नहीं आएगा। तो जो बच्चे मैं देखता हूँ EEG और MRI का मैं बता देता हूँ कि झटके कब किस उम्र पे बंद होते हैं, किस टाइप के झटके हैं, उससे उनकी लाइफस्टाइल और पढ़ाई में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं। तो कुछ झटके ऐसे होते हैं जिसमें आपको सही समय पे सोना है, रूटीन मेंटेन करना है। बड़े होके अगर झटके आ रहे हैं तो अल्कोहल अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो। जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं उसका पर्पस ये है कि बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट नहीं हो। अगर दवाइयों से बच्चे की पढ़ाई और बिहेवियर ख़राब हो रहा है तो आप हमें बताएं ताकि हम उन दवाइयों को बंद कर सकें या रिप्लेस कर सकें। एपिलेप्सी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। तो जिस बच्चे में कम से कम साइड इफ़ेक्ट में जो फ़ायदा होता है वही हम देते हैं। इसलिए अगर बच्चे की पढ़ाई और बिहेवियर ख़राब हो रहा है दवाई देने से तो आप हमें बताएं। उसके बाद एक नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जीनियस लीग में, उसे कहते हैं सीजर केयर प्लान। तो जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनका एक सीजर केयर प्लान होना चाहिए। इसलिए कभी वो बाहर गए, लखनऊ से बाहर, या अपने घर में भी हैं, किसी और हॉस्पिटल में गए, तो एक पन्ने का सीजर केयर प्लान रहेगा जिसमें लिखा रहेगा बच्चे का डायग्नोसिस क्या है, क्यों बच्चे को झटके आ रहे हैं, किस टाइप के झटके आते हैं, कौन सी दवाई पर है, जो नहीं बदलनी है। जो दवाइयाँ मैं दूंगा वो आप मुझसे बिना पूछे नहीं बदलेंगे। नई दवाई आप बच्चे को झटका आने पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लखनऊ में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि बच्चे को वेल्परिन या फिनोबाब या फेनेटोइन या ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो दे देते हैं बिना ये समझे कि कौन से झटके आ रहे हैं। और बच्चे को बीच में अगर बुखार से या झटके आते हैं तो बीच में दवाई नहीं देनी है। तो आप कोई भी नई दवाई शुरू करने से पहले मुझसे पूछ लेंगे। सीजर केयर प्लान में बस ये लिखा रहेगा कि बच्चे को अगर झटके लंबे आते हैं तो कब दवाई देनी है, घर में कब देनी है, हॉस्पिटल में कब देनी है, कौन सी क्या देनी है, ताकि आपकी परेशानी, अब मैं जो वहाँ नहीं रहता हूँ, सबको परेशानी ना हो। और किसी भी अस्पताल में जाके आप क्लियर उनको बोल सकें कि भाई ये सीजर केयर प्लान है, ये आपको फॉलो करना है। उसके बाद एक बहुत चिंता वाला विषय रहता है कि भाई कहीं मेरे बच्चे को झटके से उनकी डेथ ना हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन डैमेज की बात जो मैंने आपको बताई कि बच्चे में अगर झटका आ रहा है तो ऑक्सीजन की कमी जब तक नहीं होगी तब तक ब्रेन डैमेज नहीं होता। लंबे झटके के बावजूद बच्चे के हार्ट चलते रहते हैं, सांस जो है वो चलती रहती है, और रुकती भी है तो थोड़ी देर के लिए रुकती है। तो एपिलेप्सी में अगर बच्चे को झटका आ रहा है तो अक्सर हम नहीं देखते कि बच्चे में झटके से ब्रेन डैमेज हुआ, बहुत कम ऐसा होता है। उसका कॉज कुछ और होता है। ये समझना है कि भाई झटका क्यों आ रहा है। तो किसी कारण से अगर झटका आ रहा है तो उस कारण को समझ के ठीक करना है। फिर कुछ बच्चों में देखा गया है कि एपिलेप्सी से डेथ हुई है। पहली बात तो एपिलेप्सी से डेथ बहुत रेयर होती है, हम बहुत ही कम देखते हैं, और 100 में 3 बच्चों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, और 1000 में 1 बच्चे को जिनको एपिलेप्सी है, सीवियर एपिलेप्सी है, सिर्फ उनमें
एपिलेप्सी से डेथ होती है। इसलिए एपिलेप्सी से डेथ बहुत रेयर है। आपको एपिलेप्सी की दवाई अगर दी गई है तो आपको सही से खानी है। अगर बच्चे में सही एपिलेप्सी का डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो सही दवाई नहीं चल रही तो झटके चलेंगे। उन झटकों को सही दवाई से बंद करना है। बीच में अगर झटके आते हैं तो उसको सही से मैनेज करना है। तो एपिलेप्सी से ब्रेन डैमेज और एपिलेप्सी डेथ की प्रॉब्लम कम से कम रहती है। तो इन समरी में आपको ये बता दूं कि ब्रेन में जो करंट चल रही है, अगर वो अनकंट्रोल्ड चलती है तभी झटके आते हैं। उस अनकंट्रोल्ड को रोकने के लिए हम जो दवाई देते हैं वो सिर्फ वो झटके में कन्वर्ट ना हो उसके लिए होती है। इसलिए रोज खानी पड़ती है और हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए उसको कम से कम डोज में धीरे धीरे दिया जाता है। एक बार में एक ही दवाई दी जाती है, एक साथ 2-3 दवाई शुरू नहीं की जाती है। और जो दवाइयाँ हम देते हैं वो उस एपिलेप्सी टाइप के लिए स्पेसिफिक होती है। इसलिए आपका जो सीजर केयर प्लान मिलेगा आप उसको फॉलो करें। और बच्चे में अगर झटका आ रहा है जो 5 मिनट से ऊपर है तो सीजर केयर प्लान में लिखा रहेगा कि दवाई जो झटके के समय घर में दवाई देनी है कि नहीं। और वीडियो में आपने देख के समझ लिया है कि वो दवाई कैसे देनी है। इसके बाद अगर आपको कोई सवाल है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं। और जिन बच्चों में मतलब ये आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से बताया गया कि बच्चों में क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिन बच्चों में सीजर कंट्रोल नहीं हो रहा है उनमें आपको धैर्य रखना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जल्दी से सीजर कंट्रोल करना हमारा एम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है उसको समझना और बच्चे में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना हो उसके लिए काम करना हमारा एम है। थैंक यू। बहुत सारे सीजर्स ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं मगर उसमें रेगुलर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि फेब्राइल सीजर जो बच्चों में 6 महीने से 6 साल के बीच में होता है, या ऐसे सीजर जो थोड़े से बड़े बच्चों में होते हैं जैसे बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी। तो जब आप बच्चों को रेगुलर दवाई देते हैं बिना समझे कि कौन से सीजर टाइप के हैं तो उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और जब मेरे पास आप बच्चे लाते हैं तो अगर किसी बिनाइन कॉज के लिए मतलब ऐसा कोई चीज़ जो जिसके दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चा उस रेगुलर दवाई पे है तो हम उसको रोक देते हैं और वो रिकमेंड नहीं करते। और वो चीज़ यूके में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो अगर बच्चे में वैसे कोई डायग्नोसिस होती है जैसे फेब्राइल सीजर या बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी तो हम आपको बता देंगे कि रेगुलर दवाई मत दें। और अगर इस पर आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।